बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक खबर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से आई। काबुल एयरपोर्ट के अतराफ़ में बम धमाके हुए। 2 बम धमाके बताए जाते हैं, एक गेट के ऊपर हुआ और एक वस्त दीवार के साथ हुआ। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इत्तलात हैं, उसके मुताबिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। एक इत्तला ये है कि 13 अफराद की हलाकत है, एक इत्तला ये है कि 15 अफराद की हलाकत है और कुछ खबरें 40 के करीब हलाकतों की भी आ रही हैं। लेकिन अभी तक मुस्तनद इत्तलात कुछ नहीं है। इत्तलात कुछ ऐसी भी हैं कि 2 अमरीकी कमांडोज भी इस वाक़े के अंदर हलाक हो चुके हैं, जबकि पेंटागन अभी तक ये बताता है कि 3 अमरीकी कमांडोज उनके ज़ख्मी हैं। आज के वाक़े से 10 से 12 घंटे कबल अमेरिका और बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए एक इंतबाह जारी किया था कि काबुल के एयरपोर्ट पर अगर आप जाने का इरादा रखते हैं तो अपना इरादा तर्क कर लें, और अगर आप उसके अतराफ में मौजूद हैं तो किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। खदशा है कि वहां पर कोई तखरीब काराना कार्रवाई हो सकती है। वो खदशात किस हद तक सच साबित हुए और कितना नुकसान उठाना पड़ा, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, है कौन? तालिबान जो कहते हैं उन्होंने भी मजम्मत की है। इतलात ये भी है कि 2 से 3 तालिबान इसमें जख्मी भी हुए हैं। इसके पीछे कौन कौन से अनासिर हैं और ये वजह क्या बनी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक तरफ पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तैयारी, दूसरी तरफ पंजशेर का जो मामला था वो भी खुश असलूबी से हल होता दिखाई दे रहा था। एक ऐसे वक्त में कि जब इनखला की मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, तो फिर इतना बड़ा सानेहा, इसके पीछे आपको कौन से अनासर लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, सुबह से एक चीज़ चल रही थी कि अफ़गानिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला जो अब बना हुआ था वो हल होता नज़र आ रहा है। वो था पंजशेर में जो एक लड़ाई चल रही थी, जिस पे बहुत से ममालिक की तवक्कुआत थी, जिस पे बहुत से ऐसे ममालिक जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते थे, उनकी मज़ीद इन्वेस्टमेंट थी, और जो बड़े पुरउम्मीद थे कि एक ऐसी खून रेजी शुरू होगी कि जिसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी बदनामी होगी और पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख्वाब जो है चिकना चूर हो जाएगा। या सर, जहन में रखिएगा, पंजशेर का मामला गुज़श्ता डे जो एक दिन पहले ही हल हो चुका था। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। अहमद शाह मसूद के 2 करीबी तरीन अजीज़ जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहता है। एक अहमद शाह मसूद ख़ानदान का जो था, असद वली मसूद जो था, अहमद वली मसूद, ये ज़रा भारत की लाइन पे चला गया था, उनकी टोपे लग गया था, उनके कहने में आ गया था। लेकिन बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली से इस मामले को सेटल किया गया, और गुज़श्ता रोज़ ये मामला सेटल हो चुका था। उसकी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की गई थी कि वहाँ पर कुछ मामलात को मज़ीद तय करना था, और कुछ तय करने के बाद कुछ चीज़ों को बेनकाब करना था और कुछ अफराद को पकड़ना था। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, ये इतला बाहर निकलती है कि ये मामला हो गया, तो या सर वो लोग जो वहाँ पर शामियाने बजा रहे थे कि अब कत्ल गारत होगी, खासकर भारत, खासकर इसराइल और खासकर CIA का वो विंग जो अफ़गानिस्तान से ड्रग लेकर जाता था, जिसके ज़रिए ड्रग जाती थी, जो ड्रग माफिया को सपोर्ट करता था और अरबों डॉलर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये पहुँचा कर कमाता था। या सर, ये मैं आपको वो इतला दे रहा हूँ जो बिल्कुल 100% है। अब उस माफिया के लिए ये बड़ी खौफनाक खबर थी। इंडिया के अंदर आपको पता है, जब ये पंजशेर के मामला हल होने की खबर आई तो सफ़े मातम बिछ गया। फिर उनके एंकर, उनके वो रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड मेजर, वो जिनको किसी का कोई काम नहीं आता, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने नए से नए लोग शुरू कर दिए। तो फिर उसके बाद वो दाइश, जिससे एक रोज़ पहले आपको पता है कि बाकायदा एक कॉल ट्रेस हुई थी। ऐसे नहीं कहा गया था, ये ऐसे नहीं कहा गया था कि जनाब आप बरतानिया और अमेरिका जो है उन्होंने अपने फ़ौजियों को और अपने शहरियों को ऐसे नहीं कहा था कि आपने एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाना। बाकायदा दाइश की एक कॉल ट्रेस हुई थी। ये असल में अगर वहाँ पे धमाका ना, वहाँ पे तस्फिया ना होता और एक दिन पहले ये खबर ना फैलती,
तो ये धमाका जो था ये इस वक्त में नहीं होना था, इसका वक्त चेंज किया जाना था। पहले एक कॉल ट्रेस होती है, फिर बाकायदा दाइश की तरफ से धमकी आती है, जिसको वहाँ पे बताया जाता है दाइश की तरफ से ये धमकी आ गई है। धमकी के बाद ये सारा वक़ुआ होता है। असल टारगेट जो थे मैं आपको बताऊँ, एक टारगेट तो ये था कि आपको पता है, जिस तरह मैं सिर्फ एक छोटा सी चीज़ समझाने के लिए समझा दूँ कि जब आप पाकिस्तान के अंदर साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक शहीद साहब को, जनरल अब्दुल रहमान शहीद को मरवाने के लिए अपने भी किसी साथी की कुर्बानी दे देते हैं, या सर आप समझ गए होंगे, तो फिर इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को बर्बाद करने के लिए और अमन को और कुछ वक्त लेने के लिए, इन्हरा के लिए कुछ वक्त लेने के लिए कुछ अपने लोगों को भी इन्होंने, कुछ लोगों ने कुर्बान किया और दाइश को इस्तेमाल की करके ये अपनों की कुछ कुर्बानियां दी, अफगानों की ज़्यादा दी, अफगानों की ज़्यादा दी। और ये पैगाम दिया कि तालिबान वहाँ पे अमन नहीं ला सके, उनके होते अमन नहीं है। यह सब बात बड़ी सिंपल सी है। एक तो ये इलाका तालिबान के कंट्रोल में नहीं था, अमेरिकन कंट्रोल में है ना, काबुल अमेरिकन कंट्रोल में था। दूसरी बात तालिबान के कंट्रोल में। हाँ, दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उसको चेक कौन कर रहा था? यही लोग चेक कर रहे थे ना। जहाँ जहाँ पर अमेरिकी मौजूद थे वहाँ पर अमेरिकियों ने अपनी सिक्योरिटी खुद रखी हुई थी, या आपको मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये दो होते हैं उसमें एक अहम तालिबान रहनुमा को भी टारगेट करने की होती है। उनको इतला होती है कि वो वहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा रहा होता, दूसरा जा रहे होते हैं, जिसको जब टारगेट, जो सेकंड टारगेट से पहले फर्स्ट टारगेट है जिसमें ज़ख्मी हुए हैं तालिबान के कुछ लोग, उसमें कोशिश थी उनकी किसी और को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि अब भी काबुल के अंदर दाइश, मोसाद, रा और टीटीपी पाकिस्तान जो है ये वहाँ मौजूद हैं। ये अपने खुफिया रास्ते बना रखे हैं इन्होंने पंजशेर में भी मौजूद है, बाकी जगहों पे मौजूद है, और ये वक़्त का तयन करके ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हमने यही बात की कि उसमें, और ये किया गया है। अब अगला मरहला क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले जो अमेरिकी सदर है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनाब ये दाइश की कार्रवाई है। तो दाइश की कार्रवाई है तो आपने इतना अरसा पहले दाइश के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी फौजें मौजूद थी अफगानिस्तान के अंदर, तो दाइश को ख़त्म क्यों नहीं किया? आपको दाइश नज़र नहीं आई? दाइश को ख़त्म क्यों नहीं किया? वहाँ पर जो दिगर दहशतगर्द तंजीमें थी दाइश के साथ, उनको ख़त्म क्यों नहीं किया? आज अगर आप पे दाइश ने हमला किया, आप इकरार कर रहे हैं, तो फिर पहले उस ऑपरेशन में 15 साल, 10 साल, 5 साल या 1 साल के ऑपरेशन में दाइश पे क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि ये बाकायदा एक प्लानिंग है और उसमें अपना कुछ नुकसान अगर कुछ होता है तो अपने 10% नुकसान करवा के 90% किसी और का नुकसान करवा लेना, ये है। दो इसके पीछे कुव्वतें हैं। एक वो ड्रग माफिया जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों के ज़रिए, आपको पता दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग यहाँ से जाती थी ना, अफ़गानिस्तान से, और उससे अरबों डॉलर कमाए जाते थे, और उन अरबों डॉलर्स के साथ जो कमाए जाते थे उसके साथ फिर किन किन ममालिक में क्या क्या किया जाता था, ये एक बड़ा खौफनाक खेल था। एक वो माफिया कभी नहीं चाहता कि काबुल एयरपोर्ट को टारगेट करने पर इंटरनेशनल मीडिया का जो तवज्जो लेना है वो भी तो एक सबसे बड़ा उनसर था ना। यानी आप पंजशेर में करवा लेते, आप देशवाले में करवा लेते, आप काबुल में करवा लेते, आप किसी और शहर में करवा लेते, उसका असर तो उतना नहीं ना बनना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये काबुल शहर में धमाका होता कोई असर नहीं बनना था, ये काबुल से बाहर होता कुछ नहीं होना था, ये वहाँ पे हो जाता धमाका कंधार में, शायद हरात में कुछ नहीं होना था, ये एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट पे करवाने का एक ही मकसद है, और ख़ासकर अमरीकी फ़ौजियों के पास दूसरा धमाका करवाने का मकसद क्या है कि जनाब जो 3-4 दिन से चीज़ें चाह रही हैं इन्हरा कि इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। उसके लिए एक मवाद, एक चीज़ पैदा करनी थी। एक तीर से दो शिकार थे। एक तालिबान को बदनाम करना कि ये बताना कि अभी उनका कंट्रोल नहीं है और जिस जगह जो चाहेंगे दाइश कर सकती है। दाइश नहीं है, दाइश के पीछे कौन से लोग हैं, दाइश के अंदर कौन से लोग हैं, दाइश को सपोर्ट करने वाले कौन से लोग हैं, वो भी तो सामने आने चाहिए ना। वो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती थी। क्या नहीं पता? मैंने कल कहा था प्रोग्राम में, परसों हमने प्रोग्राम में कहा था कि 100 अफराद ऐसे गिरफ्तार हुए हैं कि जिन्होंने इंकशाफात किए हैं, जिसमें कुछ इंडियंस भी शामिल हैं, दाइश के लोग शामिल हैं, टीडीपी के लोग शामिल हैं। तो उसी वक्त ये पता चल गया था कि उनके बाकी ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, कौन कहाँ पे मौजूद है। क्यों तालिबान बार बार कह रहे थे कि हम 31 अगस्त से आगे एक दिन नहीं देंगे? इसलिए कि उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ होना है, और वो हो गया। और अब इसके बाद मैं आपको एक और इतला दे दूँ। आज खुफिया वहाँ के अदारों ने यह भी इतला दी है,
जो इंटरनेशनल मीडिया पे थोड़ी देर तक कोड हो जाएगी, चल भी जाएगी। ये इतला भी दिया है कि अभी कुछ और मामलात भी होने जा रहे हैं, अभी कुछ और ऐसे खौफनाक जो है चीज़ें भी देखने में आएंगी ताकि मुतनाज़ा बनाया जा सके। चूँकि नज़र आया कुछ कुव्वतों को कि पूरी दुनिया जो है वो तालिबान को मारने के लिए तैयार हो गई है। तालिबान का जो मनफी एक उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था कि जनाब वो ज़ालिम है, वो फ़लाँ है, वो फ़लाँ है, जब वो ज़ायल हो गया उन्होंने देखा कि ऐसा मामला ही कोई नहीं है। वहाँ पे न तालिबान ने किसी को छेड़ा भी नहीं है, कोई लूट मार नहीं होने दी, कुछ नहीं हुआ, अमन हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, स्कूल भी खुल गए, बैंक भी खुल गए। तो उस वक्त में फिर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और नई इतला ये है कि एक अब जो नया वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन निकली है बाहर, और जो वहाँ पे उन्होंने रेड अलर्ट या आप रेड अलर्ट नहीं कह सकते, अलर्ट जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि अभी मज़ीद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ट्रेस हो चुकी हैं यासर। तो यासर इन सारे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये खाली अफ़गानिस्तान का मामला नहीं है, काबल का मामला नहीं है। अफ़गानिस्तान में अमन से आप ये देखें ना, चाइना खुशहाल, रशिया खुशहाल, ईरान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल, ताजिकिस्तान खुशहाल, उज़्बेकिस्तान खुशहाल होगा, और उसमें बदहाल कौन होगा? हालांकि भारत अगर इंसानों जैसा काम करे तो वो भी खुशहाल हो सकता है। आप ये भी तो देखें ना कि तालिबान के आने के बाद अब वो जो मुखालिफ थे, जो सदियों मुखालिफ रहे, 2 सदियां कम अरसा नहीं होता, वो जो मुखालिफ थे वो भी अब ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर डिलीवर कर सकेंगे। मगरबी ममालिक भी हैं, वो भी ये समझते हैं कि उनसे हमें बात करना पड़ेगी। जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि ये अपने किए गए वादों पर ये कायम रहें, हम यही उम्मीद और दुआ करते हैं। एक ही मुल्क ऐसा है, एक मुल्क ऐसा है जो ये कहता है कि ये कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हैं, इनकी नजरें हम पे हैं, ये आने वाली नस्लें तबाह कर देंगे। सिर्फ एक ही मुल्क है ना? बिल्कुल एक ही मुल्क है। और मैं आपको एक और बता दूँ, ये जो 2 धमाके हैं ना, इसमें जो एक खुदकश हमलावर, एक खुदकश है, दूसरे को अभी खुदकश करार नहीं दिया जा रहा। जो एक खुदकश है, आपको पता है कि वो जिस गाड़ी में आया है, वो जिस तरीके से आया, उसकी भी फुटेज हासिल कर ली गई है। और बड़ी खौफनाक सी बात यह है कि उसके ताने बाने मिल गए हैं हमारे हमसाया मुल्क से। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, हमसाया मुल्क से उसके ताने बाने मिल गए हैं। वो दाइश का था, उस शख्स को किसने भेजा, कहाँ से भेजा, वो किसके साथ चल के आया, कितनी देर पहले पहुँचा, इंटेलिजेंस इदारों ने अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस जा रही है, वो भी पता कर लिया। अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है यासर, आप ये देखिएगा। अब अफ़गानिस्तान का अमन बर्बाद करने का मकसद है 5-6 ममालिक का अमन बर्बाद करना, 5-6 ममालिक की मौशियत को तबाह करने की कोशिश करना, अफ़गानिस्तान के अंदर से अंदर एक खौफनाक सूरत हाल पैदा करना। पंजशेर में उनको नाकामी हो गई, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से मामला तय हो रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान का अहम तरीन रोल है। मैं आपको फिर यहाँ पर ये ब्रेक काट देता हूँ कि अहमद शाह मसूद जो है, उनके 2 करीब तरीन अजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और उन्होंने इसमें अपना अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत पाकिस्तान के अहम तरीन अफराद ने इसमें बड़ी अहम ज़िम्मेदारी अदा की है, क्योंकि ये पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए। एक उनमें से जो है नौजवान अहमद मसूद वली, वो चूँकि इंडिया की टो पे था, इंडिया के हाथों चला गया हुआ था, लेकिन अब सुनने में आया है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता वापस हो रहा है। और जब जो लोग अब इसमें आ गए हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात कर लिए हैं, उसके बाद भारत का रास्ता बंद। आज भारत में कल सुबह से लेकर इस धमाके से पहले सफ़े मातम था। इस धमाके के बाद भारत में ये नहीं हो रहा कि वहाँ पे कितने अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए, कितने अफ़गानी जो हैं वो जा बहक हो गए, कितना वहाँ पे नुकसान हो गया। वहाँ पे एक ही बात चल रही है कि तालिबान जो है वो नाकाम हो गए। और भाई तालिबान किस तरह नाकाम हो गए, उनकी तो अभी वहाँ पे हदूद ही नहीं है, वो तो अभी कंट्रोल ही किसी और के पास है। तो ये सब कुछ चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, भारतीय मीडिया को हदायत मिली है कि आप ये चलाएँ, ये सब कुछ करें। इस सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, हर जगह से मॉनिटर हो रही हैं यासर। और ये पता चल गया वो दाइश का वो कौन सा था, वो दाइश का था, किसके ज़रिए आया, किस तरह गया, सब कुछ इल्म हो गया। अगले 24 से 48 घंटों में तालिबान तर्जमान जो हैं उनकी तरफ से वाज़े तौर पर बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और दूसरा, मैंने आपको क्या, एक और अलर्ट जारी हो चुका है, उस अलर्ट पे भी कोशिश कर रहे हैं कि उस तक पहुंच जाएं और कुछ गिरफ्तारियां अमल में ले आएँ। बड़ी एक्टिव हो चुका है वहाँ पे काम, बड़ा मुतहरक हो चुके हैं। और ये देखेंगे सिर्फ अमेरिकियों के लिए नहीं, पाकिस्तान कितना अच्छा काम कर रहा था, पाकिस्तान कितने लोगों को निकाल के लेके जा रहा था। अभी जो खबर आ रही है कि 4000 के, अभी जो कहा जा रहा है कि 4000 कराची लाए जाएंगे और उसके बाद कराची से वो आगे शिफ्ट होंगे। अब पाकिस्तान इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? भारत क्यों नहीं अपने मुल्क में शिफ्ट कर रहा गैर मुल्कियों को? उसके दीगर ममालिक क्यों नहीं कर रहे? भारत ने तो ये हरकत की है कि अफगानिस्तान की रुकन असम्बली जो थी
पार्लियामेंट की जो रुकन थी, उनके साथ दिल्ली एयरपोर्ट, भारत के एयरपोर्ट पे क्या किया गया? वापस भेज दिया गया है। और पूरी उम्र जो गुन गाते रहे भारत के, जो भारत के तराने गाते रहे, जो भारत का तिरंगा अपनी असम्बलियों के अंदर ले जाते रहे, उनके साथ क्या हुआ? और पाकिस्तान जिसके खिलाफ साजिशें होती रही, वो अफगानिस्तान के अंदर मदद कर रहा है। मौजूदा वक्त की जब तारीख लिखी जाएगी तो सब कुछ लिखा जाएगा कि ऐसे में कौन किस समत में खड़ा था और उसका किरदार क्या रहा। नाज़रीन, इसी पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। तो इस वक्त सूरत हाल किस हद तक गंभीर है और इस सूरत हाल के तनाजुर में वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्हें फ़वाइद मिलेंगे और बेसिकली नुकसान किसका ज़्यादा होगा, और आने वाले दिनों में अगर ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए किस किस को कोशिशें करनी चाहिए, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब ने। लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त जो बेसिकली सिचुएशन बन चुकी है काबुल एयरपोर्ट के हवाले से, आपको पहले से खदशात हो, एडवाइजरी भी आप जारी करें, शहरियों को रोकने की कोशिश भी करें, सिक्योरिटी भी आप ही के पास हो, फिर हमला हो और उसमें ज़्यादा नुकसान अफगानियों का हो, क्या समझते हैं इसके पीछे कौन से अनासर हैं जो बरसरे पैकार हैं और उनका कला कमा किस तरीके से हो सकता है? जी देखिए, ये तो एक वाक़या है ना। मेरा ख्याल हमें पूरा पिछले 20 साल में अगर हम देखें कि कौन लोग थे जो यहाँ पर अमन नहीं चाह रहे थे और वो क्यों अमन नहीं चाह रहे थे, ये भी हमें बड़ा क्लियर है। तो मेरे भाई बात ये है कि इनका सरपंच है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साथ बहुत करीब जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान, और उसके बाद जो अशरफ गनी के पीछे जो रहने वाले लोग हैं जो, और फिर इसमें ISIL जो है, ये आपको पता है कि कारज़ई ने कहा था कि उसने हेलीकॉप्टर देखे हैं अमेरिकी जो कि ला ला के इनको बसा रहे थे, उन्हीं की बसाई चीज़ है। तो इन शॉर्ट ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो डराने धमकाने के लिए है, जो ऐसे बीज बोने के लिए है कि यहाँ पर कोई सिविल वॉर शुरू हो जाए या लोगों में और अफरा तफरी फैले, हालांकि पहले ही काफ़ी है, और बद इत्मीनानी जो और फैले। तो साफ ज़ाहिर है कि इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सितारा शनास होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसने करवाया होगा और क्यों करवाया होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो अमन चाहने वाले हैं वो बड़ा मजबूत ग्रुप है, चाइना, रूस, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अफगान अवाम, अफगान तालिबान। तो ये सारे हथकंडे जो हैं ये बुझते चिराग की आखिरी भड़क है, ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस मौके से पहले जनरल साहब, पंजशेर का जो इलाका था वहाँ पे अमन भी शुरू हो गया, मुज़ाकरात काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, और पाकिस्तान में दो मौजूद अफराद जो हैं अहमद शाह मसूद के करीबी अजीज़, उन्होंने भी इसमें अपना रोल अदा किया। पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। उसके बाद इस खबर के फैलते भारत में तो सफ़े मातम बिछ गई थी। दोबारा उसके बाद इस धमाके के बाद भारत के अंदर TV चैनल्स पे जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे जिनकी तरफ आपने इशारा किया उन्हीं की तरफ हम भी इशारा कर रहे हैं? क्या वो माफिया जो अफ़गानिस्तान के अंदर से सबसे बड़ी ड्रग लेकर जाता था, जो एक किसी बड़े मुल्क की खुफिया एजेंसी है, क्या वो माफिया भी इसमें मुलव्वस नहीं? जी वही मुलव्वस है, वो नहीं, मतलब ये कि वो कोई एडिशनल नहीं है, वो ही मुलव्वस है, वो ही कर रहे हैं। आप इशारे कनाइयों में बात कर रहे हैं, मैं खुल के क्लियर उनका नाम ले रहा हूँ। तो बात यह है कि देखें, ये तो एक लंबी दास्तान है और शुरू से जो लोग इस पर गौर फिक्र करते हैं उनको मालूम है कि कौन लोग यहाँ पर अमन नहीं चाहते, वही अभी आगे चल रहे हैं। ये तो बहुत खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी खबर है कि अफगान तालिबान ने अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब होने दिया, खून खराबा ना करने वाला, और पंजशेर वैली के लोगों से भी बातचीत होगी, क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही अमन चाह रहे थे, और आपने खुद जिक्र किया उनके 2 चचा जो हैं वो यहाँ मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है कि अमन की जीत लाजमी है इंशाअल्लाह, इसलिए कि अमन चाहने वाली ताकतें मजबूत हैं इस दफ़ा, और आपस में बातचीत कर रही हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन है। अभी भी आपको पता है हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है चंद मुल्कों के दौरे पे निकले हुए हैं, तो इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है, और मुझे यकीन है कि अमन जीतेगा। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि कुछ देर के लिए ये कुव्वतें जो हैं थोड़ा सा खौफ और राज फैलाने की कोशिश करेंगी,
तो जब वो यहाँ पर अपने इतने साल रह कर इतनी ज़्यादा फौजों के साथ जो काम नहीं कर पाए, वो दूर दराज रहकर इन धमाकों से नहीं कर पाएंगे। जनरल साहब, क्या 31 अगस्त तक फौजों, गैर मुल्की फौजों का इन्हारा मुकम्मल हो जाएगा? जी, इसमें दो बातें हैं। जो तो गैर मुल्की फौजी हैं, बावर्दी लोग, वो तो तमाम यहाँ से निकल जाएंगे 31 अगस्त तक, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है। अलबत्ता जो इनखला है ये जारी रहेगा, क्योंकि कुछ अभी फॉरेनर यहाँ मौजूद हैं। अलबत्ता वो इनखला जो है फिर अफगान तालिबान के ज़ेर निगरानी होगा। ये वो मान जाएंगे कि 31 अगस्त के बाद भी इनखला होता रहे, ये नहीं मानेंगे कि बैरूनी फौजें यहाँ पर रह जाएं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला हुकूमत की कारकर्दगी की। आज मरकज़ी तकरीब सजाई गई, वज़ीर आज़म इमरान खान भी उसमें मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला KP, सेनेट से भी अराकीन वहाँ पर मौजूद थे, इत्तेहादी भी मौजूद थे। वहाँ पर उस तकरीब के दौरान 3 साला कारकर्दगी में पिछली हुकूमतों से मुवाजना किया गया कि पिछली हुकूमतों ने अपने दौरे इक़्तिदार में किस हद तक करप्शन पर काबू पाया और किस हद तक रिकवरीज करवाई। ये मेजर पॉइंट था आज की तकरीब का। डेवलपमेंट के हवाले से भी बातें होती रहीं कि हमने कितनी डेवलपमेंट की, गुज़श्ता हुकूमतों में क्या होती रही। तो ये कंपैरिजन पे अपोजिशन क्या राय रखती है, मौजूदा हालात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ किस हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते या मुखालिफ है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, आपने भी चीदा चीदा कुछ नुकात सुने होंगे आज के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बयान किए, अपनी हुकूमत और गुज़श्ता हुकूमतों का जो तकाबली मवाजना किया है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वक्त है, इस वक्त में आम आवाम की सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और दावे किस हद तक सच्चे साबित होते हैं? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये पिछले 3 साल से एक स्टीरियोटाइप तकरीर प्राइम मिनिस्टर की कौम सुन रही है और जो ये क्लेम कर रहे हैं, इनकी पहले बुनियादी बात है गवर्नेंस को देख लिया जाए। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का जो अदारा है, जिसको FBR कहते हैं, 6 चेयरमैन उन्होंने बदलाए हैं 3 साल में, और जो आखिरी चेयरमैन अभी इन्होंने अपॉइंट किया था 5वां, वो अप्रैल में किया था 2021 में, और ये 4 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाया। तो जो टारगेट्स इन्होंने जब भी सेट किए अपने एनुअल बजट में, वो कभी भी अचीव नहीं हुए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने बहुत बढ़ाए। आप ये पिछली गवर्नमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो प्राइस इंडेक्स को आप देख लें कि जो 2018 में था, आज वो क्या है। पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, गैस की क्या कीमत, किस कीमत पर फराम की जा रही थी, आटा, चीनी, दाल, चावल, दवाइयाँ किस तरह। तो बात है, जिस ये टॉल क्लेम्स करते हैं अपनी अचीवमेंट्स का, उसका अवाम नास को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा आज तक। आज तो जो अवाम है, उनकी दस्तरस से रोजमर्रा की अशिया उनके दस्तरस से बाहर चली, उनकी कुव्वत खरीद बैठ चुकी है, और 100% से ज्यादा महंगाई, कई जगह तो 200% महंगाई होगी। आप ये देख लें कि ऑयल जो था या घी जो था 2018 में 180-85 रुपए किलो था, आज वो 325 रुपए है। चीनी 55 रुपए थी, आज 110 रुपए है। सिमिलरली बिजली का यूनिट आज 12 से लेकर 22 रुपए तक चला जाता है, उनके स्लैब ड्यूटी बढ़ जाते हैं। पेट्रोलियम की कीमत देख, तो ये जो अचीवमेंट्स बताते हैं, उस अचीवमेंट्स का बेनिफिट पब्लिक एट लार्ज को हुआ। नैयर भाई साहब, ये हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी पेश कर दी, वज़ीर आज़म साहब ने आज कर दिया। नून लीग ने कहा जी हम इस पे, इनकी 3 साला कारकर्दगी पे क्या क्या कुछ हुआ, क्या नुकसान हुआ, हम लहदा एक वाइट पेपर जाया करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
बड़ी एक अपोजिशन जमात है और बड़ा डट के इसके मुकाबला कर रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म की इस तकरीर का जवाब इनके 3 सालों में क्या क्या महंगाई या वाइट पेपर शाया करके इस सिलसिले में कुछ करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे और आज भी ये जो भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। मेरे पार्टी के बाकी लोग मुख्तलिफ चैनल से बात कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सारे इशू पे, और इसको एक कंपैरिजन जो कंपैरेटिव स्टडी है वो भी हम कौम के सामने रख देंगे कि 2018 में कीमतें क्या थी, आज क्या है, 2018 में जो पॉवर्टी की जो रेशो थी वो क्या है और आज क्या है। और ये जो बात करते हैं कि आपने नैब में इतनी अचीवमेंट्स ली हैं, इतने पैसे रिकवर किए हैं, तो मेरा ख्याल है एक ही झटका इनको ब्रॉडशीट वाला लगा है। जो ये क्लेम कर रहे हैं उसी में ये फारग होकर चले गए हैं। और फिर इन्होंने जो जितने भी पहले भी इन्होंने हुकूमत के 100 डेज का टारगेट रखा, वो अचीव नहीं हुआ। जो उन्होंने इलेक्शन से पहले क्लेम किए, टॉल क्लेम्स किए थे और ये कहा था, कमिटमेंट्स की थी, वो अंडर नहीं की, ना नौकरियां, ना मकान, ना कुछ और फिर सारा मलबा 3 साल पे पहले की गवर्नमेंट पे डालते रहे। भला चला आप डाल दें, आपका एक ही मौका पर है, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या आपका कोई कन्विक्शन हुई है किसी नैब कोर्ट से? 3 साल हो गए, 3 साल बड़ा सफिशिएंट टाइम होता है। फिर ये भी कहते हैं ये मुकदमे हमारे नहीं बनाए हुए, पहली हुकूमत के बनाए हुए। तो क्या वजह है कि नैब कोर्ट से आप फैसले नहीं करवा सके? क्या वजह है कि नैब अपने केसेस वहाँ पे परसू नहीं कर सका? क्या वजह है कि नैब वहाँ पे अपनी एविडेंस नहीं ला सका? और फिर इन्होंने जो इनके बुखारी साहब वो तो कहते हैं, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो पूरी हुकूमत के दौरान एंटी करप्शन ने 2.5 अरब के करीब पैसा जो है वो रिकवर किया, लेकिन हमारी हुकूमत के दौरान पहले 3 साल के अंदर हम 1000 अरब से जायद पैसा रिकवर कर चुके हैं। ये सारे इनके 5 फिगर्स हैं और ये देखिए पॉलिटिशियन से कितने हुए हैं। ये सारे सिविल सर्वेंट से, ठेकेदारों से रिकवर हुए हैं। किसी पॉलिटिशियन से रिकवरी हुई है जिसपे ये सबसे ज्यादा इल्जाम लगाते हैं? कोई एक पैनी रिकवर की है इन्होंने नून के किसी बंदे से? एक पैनी पीपल्स पार्टी की किसी बंदे से रिकवर हुआ है या उनके खिलाफ कन्विक्शन हुई है? 3 बार गेन उन अफसरान ने जो मुलव्वस है करप्शन में, जो इनके आज भी सहूलतकार बैठे हुए हैं। बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ कि जो इशू था शुगर का, उसपे FIA इन्वेस्टिगेट कर रही थी जागीर तरीन को। फिर यकायक को क्या हुआ कि FIA जाके एक अदालत में स्टेटमेंट दे दिया कि हमें मतलूब नहीं है। तो वो फिर एक डील होगी ना, क्योंकि अगर वो उनको अरेस्ट करते तो उनकी गवर्नर पंजाब में रहती, बरकत में रहती। नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं किया 3 साल में इस हुकूमत ने। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों का दावा है, उन हुकूमत का दावा है हमने सब कुछ किया। 3 साल के बाद अगले 2 साल रह गए हैं। 3 साल में मुसलसल इस हुकूमत के खिलाफ कंपेन चली, मुत्तहिदा अपोजिशन भी बनी, अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन टूट भी गई। पीपल्स पार्टी आज भी कंपेन चला रही है। क्या अब पीपल्स पार्टी में, चूंकि आप सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी भी है, इसी हवाले से आपसे करूंगा बात, क्या पीपल्स पार्टी अब मजीद हुकूमत के 2 साल इंतजार करेगी? एहतजाजी तहरीक तो आप चला रहे हैं, अब आप समझते हैं कि इस हुकूमत का 2 साल बाद एहतसाब इलेक्शन के जरिए किया जाएगा? देखिए जी, हम तो आज भी जिन इश्यूज पे हमने बेटियां बनाई थी, उन इश्यूज पे हम आज भी कारबंद हैं। अगर उस पे बाकी जमातें रहती तो शायद आज ये हुकूमत में ना होते। पर हमने तो हर लीगल ऑप्शन का सामने रखा PDM के, लेकिन उनका इसरार सिर्फ रेजिग्नेशन पे था जिसपे हमारी लास्ट ऑप्शन थी, जिसकी वजह से वो आगे चल ना सका। लेकिन हम आज भी समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीका है इनसे निजात हासिल करने का, वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं बाकी जमातें। हम समझते हैं कि जो जितने भी हमारे पास वोट्स नेशनल असेंबली में है, हम नो कॉन्फिडेंस के मूव में, अपोजिशन आगे आके मूव करे, हम सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस हो भी जाता कामयाब, तो हुकूमत भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं बनाएगी, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्टी होगी अपोजिशन की, उसी का राइट बनेगा। लेकिन आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम तहरीके अदम एतमाद या इस हुकूमत को भेजने के हक में ही नहीं है, हम नहीं चाहते कि ऐसे वक्त में इन्हें सियासी शहीद बनाया जाए। तो देखिए, तो फिर उन्होंने 2020 में जब हमारे साथ वायदा किया था, तो वो क्यों वायदा किया था, जिसने क्यों तहरीर की थी और क्यों ये सेक्रेटरी है उसके, जिसकी मरियम नवाज साहब भी सेक्रेटरी है,
मौलाना फजल रहमान साहब भी सेक्रेटरी हैं और हम भी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वो मेरी मौजूदगी में वो ड्राफ्टिंग हुई थी, मैं उस मीटिंग में था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में मैं था, जो इनके शायद शाह खान अब्बासी साहब और हसन इकबाल साहब थे। तो हम समझते हैं कि जो एग्रीमेंट आपने किया, अपोजिशन जमातों ने मुआहदा किया, उस पर अमल दरामद करें। कल आपकी हुकूमत के सूबे में ये आप जलसा करने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इनको इजाज़त देगी? अगर आप इनको इजाज़त दे रहे हैं तो फिर कोरोना SOPs, कोरोना के वाले से जो तकरीबात मनसूख की गई हैं जिस पर पाबंदी है, उसका क्या बनेगा? देखिए जी, बात है अभी जब वो हमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई किया होगा तो अगर वो बगैर अप्लाई करी ये वो अगर करना चाहते हैं तो वो नहीं, बुखारी साहब उन्होंने अप्लाई किया और हुकूमत सिंध ने इजाजत दे दी है। मेरी बात तो सुने ना जी जी, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन हर पार्टी की अपनी जिम्मेदारी भी है इस कोरोना की सिचुएशन। सिंध ने अभी स्कूल बंद रखे हुए हैं, बाकी वो जो मार्केट का ऑपरेशन है वो भी उन्होंने उसको भी महदूद किया हुआ है। तो ये जिम्मेदारी तो इन पोलिटिकल पार्टीज की है। हमारी जमात ने, जिसकी गवर्नमेंट है सिंध में, उसने इजाजत दी है सिंध गवर्नमेंट ने, तो वो तो एक हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो बिलीव करते हैं, राइट्स ऑफ एसोसिएशन, राइट्स आईनी और कानूनी हक पे आप यकीन रखते हैं। हर पार्टी का हक है कि वो कानूनी तनाजुर में अप्लाई कर सकती है, लेकिन सोच विचार अखलाकी तौर पे भी करनी चाहिए कि सवाल मुवाफिक है या मुखालिफ। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया था। उस लाहौर के दौरे में 3 साला कारकर्दगी पर बातचीत की गई, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया, सारेहा लाहौर पर भी बात की गई। तो इस बातचीत के बाद कुछ तब्दीलियाँ देखने में आई, ब्यूरोक्रेसी में तबादले हुए, कुछ नए तकर्रुर हुए। तो 3 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पे अब फिर से तबादले और तकर्रियाँ, ये कब तक रुकेंगे? ये तकर्रुर क्या मज़ीद होंगे? आने वाले दिनों में मज़ीद किसके सर पर तलवार लटक रही है? किसका तबादला हो सकता है? किसे बेहतर ग्रेड मिल सकता है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तकर्रर और तबादला, ये तो टैग लाइन हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। तो अब आने वाले दिनों में पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली लगती? या सर, बिल्कुल। आने वाले दिनों में अब पुलिस के अंदर कोई बड़े तबादले हैं, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, हमने पहले भी कहा था, बल्कि कल प्रोग्राम याद करें, कल मैंने साबर शाकिर से कहा था कि सुनने में आए को बड़े तबादले हो रहे हैं। उन्होंने मेरी इतला नहीं है, आपके पास ज़्यादा इतला है। तो मुझे तो चूँकि इतला थी उन्होंने कहा था मेरा कंधा इस्तेमाल तो हो गए तबादले, और बड़े पैमाने पर तबादले हुए। इस तबादलों के बाद यासर अब मज़ीद तबादले होने लगे हैं, और उस मज़ीद तबादलों में मैं आपको क्लियर कर दूँ, पुलिस के अंदर बड़े तबादले हैं, 3-4 कलमदान भी तब्दील होने हैं। अच्छा, आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं, ये मीडिया से बात छुपी रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कल तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों से भी मुलाकात की गवर्नर हाउस में, जो कारकुन बड़े मुतहर्रिक थे, जिन्होंने तंजीम के लिए बेइंतहा काम किया, लेकिन उनको किसी खाते में नहीं लाया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि वो हर सूरत में ऐसे तंजीमी कारकुन, तहरीक इंसाफ के ऐसे कारकुन जो उनका सरमाया थे लेकिन अब दूर होते जा रहे थे, दूर उनको किया जा रहा था ब्यूरोक्रेसी की वजह से, कुछ पार्टी अहम रहनुमाओं की वजह से। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कल कुछ अहम मुलाकातें की हैं यासर, जो किसी मीडिया में नहीं आई। मैं तस्वीर में, हमारे सामने जो स्क्रीन पे तस्वीर चल रही हैं, उन पे उन मुलाकातों की तस्वीर मौजूद है। साहब, मेहरबान है, बड़ी देर नहीं कर दी आते हैं। नहीं, बिल्कुल, इससे, लेकिन अब 2 साल हैं, वो करेंगे। और उस पर उन्होंने कुछ फ़ैसले कर लिए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक फ़ैसले ये हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनकी लिस्ट बनी, बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों से लिस्ट बनवाई गई कि इनके क्या किरदार है, फिर उनकी खिदमत देखेगी। उसके बाद 3 लोग हैं जिनको अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी बात बता रहा हूँ। एक है नवीद शरीफ, ये जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठे हैं, ये हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इनके मतलब था कि इन्होंने अरबों रुपया तहरीक इंसाफ के नाम पे लोगों की मदद की, तहरीक इंसाफ के लिए बेइंतहा काम किया। इनको बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म ने ना सिर्फ शाबाश दी, बल्कि वहाँ मौजूद अहम तरीन अफराद को कहा कि ऐसे लोगों को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। नवीद शरीफ को अहम ओहदा दिया जा रहा है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। और बाकी दूसरा बड़ा ओहदा
अहम तरीन अबराइज किसको किया जा रहा है? सरदार सलीम अहमद ख़ान। ये वो शख्स है जो 2 दफ़ा शाहिदा खान अब्बासी के हल्का मरी में 2 दफ़ा ये तहसील नाज़म रह चुके हैं। इनको वहाँ पे लाया जा रहा है और मज़े वाली बात है, इनको इसलिए लाया जा रहा है कि सुनने में यह है कि सदाकत अब्बासी से काम नहीं हो सका, तो अगले आने वाले वक्त में शाहिदा खान अब्बासी को अगर कोई टफ़ टाइम दे सकता है तो वो ये है। और वहाँ पर पोटोहार में अगर तहरीक इंसाफ की सियासत को कोई कर सकता है तो ये कर सकता है। इनके बेटे जो हैं अरसलान, वो इनके एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर और ये भी उनके एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर हैं। दूसरा इनको मिल रहा है। सही। तीसरी जो ज़िम्मेदारी है वो जनूबी पंजाब से दी जा रही है और ये जनूबी पंजाब की जो शख्सियत है ये वहाँ पर सिर्फ शख्सियत ही नहीं, मैं आपको ये बता दूँ, उनका तल्लक जो है वो डेरा गाजी खान से है। नाम मैं इसलिए अभी नहीं लूँगा कि मेरे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है। दोनों के तो मेरे पास चीज़ें मौजूद थी, तस्वीर भी, जो मुलाकात हुई, सारी जो अखबारात और चैनल पे तो नहीं आई, लेकिन हमने अपने ज़राए से ले ली। उनको भी दिया जा रहा है। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नवीज़ शरीफ को अहम ओहदा दिया जा रहा है और उसके हवाले से बड़े अहम कहा गया है। सरदार सलीम अहमद ख़ान को ओहदा दिया जा रहा है और तीसरा डेरा गाजी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब सियासी कारकुन जो हैं, उनके वो कारकुन जिनकी वजह से वोट बैंक बढ़ सकता है, जिनकी वजह से इनकी तंजीम को फ़ायदा हो सकता है, जो तंजीम पर बेइंतहा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बग़ैर किसी लालच के, उनको आगे लाया जाए। ये कलो। और उसके बाद कुछ शिकायतें आई पुलिस के हवाले से, जिस पर मेरी इतला यह है कि पुलिस और कुछ मज़ीद ब्यूरोक्रेसी, इन पर बड़ा हाथ सख्त होने लगा है। और 3 ऐसे वज़रा वज़ीर, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आईं जिस पर कहा गया कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद उनके साथ भी बहुत कुछ होगा। ये मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो थी। और एक मैं आपको और बता दूँ, कल एक अहम तरीन वज़ीर पूरी तकरीब में मौजूद नहीं थे। वफाकी सबाई, एक सबाई वज़ीर वहाँ मौजूद नहीं थे। किस तकरीब में? जो वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में की, सही, मौजूद नहीं थे। उनके हवाले से भी बड़ी चेमगोइयाँ काम कर रही हैं कि तरीन ग्रुप से कोई भी है नहीं, तरीन ग्रुप से नहीं है, तरीन ग्रुप से नहीं है। आप नाम उससे ना ही लें, तरीन ग्रुप से नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है राना साहब, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 उम्र मेंबर हैं सूबाई असम्बली, खुरम सुहेल लगारी, उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। खातून के घर के बाहर उन्होंने हवाई फायरिंग की और जब गार्ड ने जवाबी फायरिंग की तो वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब खातून ने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया। हक़ाइक़ क्या है इसमें? देखें, ये हक़ाइक़ तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो सामने आएंगे। मैंने बड़ी कोशिश की है, कोशिश करूँ खुरम लगारी साहब से रब्ता करने की। खुरम से लगारी साहब से फ़ोन वो उठा नहीं रहे, जब तक वो सामने नहीं आते उस वक्त तक नहीं होता। लेकिन ज़हन में रखिएगा, लाहौर शहर में एक हकूमती MPA, और ये MPA भी वो है जिसने माजी में, आपको पता है ना, इसने पहले सबसे पहले एक अलहदा ग्रुप बनाया था, फिर ये तरीन साहब के ग्रुप में चला गया और उसके बाद इनके मतलब काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। आप इस पर देखें ना, जो दफ़ात लगी हैं वो 506B 452 नॉन अवेलेबल है, 440 तेबे, 452 तेबे। और इसमें वो लड़की कहती है कि ये मुझे साहिला जो कहते ब्लैकमेल हरासा करता रहा और ज़बरदस्ती जान से मार देने की धमकियां देकर तलक़ात कायम की है। उन्होंने कहा कि मैं अपने वालदैन से भी इस बात को छुपाती रही। उसने कहा माह रमज़ान में चन्नू खान लगारी जो इनके वालदे मोहतरम हैं, उनको बाकायदा टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है पर शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि आप क्या मैं भी इससे तंग हूँ, ये FIR में लिखा हुआ है। अब एक फुटेज भी आई है जिसके मुताबिक उन्हीं की गाड़ी है जो फायरिंग कर रही है। अब तो खुरम लगारी ने आके, खुरम से लगारी ने आके अपना मौक़िफ़ देना है ना, क्या हुआ। लेकिन एक सवालिया निशान ज़रूर है यासर, अब ये पंजाब पुलिस के लिए। अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है आपको, वो अभी पीछे एक इन्होंने एडवाइजरी एक जारी की थी, वो अपने तमाम अफसरान को, RPO DPOs को, कि अगर किसी खातून की जानिब से वो हेल्पलाइन पर अगर कोई दरख्वास्त दी जाती है और वो उस दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तमाम इलाके के SHOs, DSPs, SSPs और RPO वो जवाबदेह भी होंगे। उसमें यह भी लिखा गया था कि चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो, दरख्वास्त दायर करना और मुकदमे की पैरवी करना आपका काम है। तो ये एक अच्छा पहलू भी है।
बिल्कुल अच्छा बोलो, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। शायद ये सिंध में ना होता, ये KPK में ना होता, ये बलूचिस्तान में ना होता, लेकिन ये पंजाब में हुआ। और अब सवाल या निशान ये है कि जिस तरह एक FIR के दर्ज होने के फौरी बाद गिरफ्तारी होती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्या इस FIR के बाद भी इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या पुलिस ये मुकदमा दर्ज करने के बाद सिर्फ सुख की बांसुरी बजाएगी या वाकई मुलजम को गिरफ्तार करेगी? अगर वो मुलजम है, गिरफ्तार होता है तो उसको सजा, अगर नहीं है तो फिर उस औरत जिसने गलत मुकदमा दर्ज कराया फिर उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर बेहतरी की जानिब एक कदम बढ़ाया है तो फिर मजीद चलने के लिए भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेंगी। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।